बीक्यू प्राइम हिंदी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम नीरज शाह है। मैं बीक्यू प्राइम का एग्जीक्यूटिव एडिटर हूं और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के विषय में वार्तालाप करने के लिए चरणदीप सिंह और वरुण डागा। ये दोनों को फाउंडर हैं गिरिक कैपिटल के। गिरिक कैपिटल एक पीएमएस है जो बंबई में लोकेटेड है और इनका काफी सालों से रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा है और इसलिए हम उनसे समझना चाहेंगे कि वो फिलहाल मार्केट्स के बारे में क्या सोचते हैं। शुक्रिया वरुण और चरणदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरुण, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। फिलहाल काफी लोगों का बताया जा रहा है या काफी लोगों से सुना जा रहा है कि 2023 का साल में मार्केट्स फ्लैट रिटर्न्स देगी और इसलिए ज्यादा पैसे कमाने की गुंजाइश शायद कम हो। आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं? नीरज, सी हम स्टॉक पिकर्स हैं तो ऑफ कोर्स मार्केट कैसा रहेगा बहुत इम्पोर्टेंट है, पर अल्टीमेटली जहां पे अर्निंग्स बढ़ रही है और कंपनियां ग्रो हो रही है वहां पे मनी फ्लो आएगा और वो स्टॉक्स अच्छा करेंगे। बहुत टाइम हम व्यर्थ कर देते हैं या वेस्ट कर देते हैं ये सोचने के लिए कि मार्केट में क्या होगा, गिरेगा तो मैं लूंगा। बट यहाँ एक सेइंग है कि हम मोर मनी इज वेस्टेड वेटिंग फॉर द फॉल देन द फॉल इटसेल्फ। ज्यादा पैसा वेस्ट होता है, हम फॉल के लिए रुकते हैं, उसके उसमें ज्यादा पैसा वेस्ट होता है। फॉल में इतना पैसा वेस्ट नहीं होता है क्योंकि फॉल के बाद मार्केट बढ़ जाता है। तो जैसे कोविड में फॉल हुआ, जो मार्केट में था उसने इतना पैसा वेस्ट नहीं किया या लॉस नहीं किया क्योंकि मार्केट तुरंत वापस आ गया। तो आई थिंक लोगों का फोकस यही रहना चाहिए कि कैसे वो अच्छी कंपनीज, अच्छे प्रमोटर्स को बैक करे और जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ हो और अगर वो हो रहा है तो आगे ना पीछे जब भी मार्केट ठीक होगा तो वो कंपनियां ग्रो करेगी। और राइट सेक्टर्स में रहना भी जरूरी है क्योंकि कई बार हम सेक्टर्स जो लीड नहीं कर रहा है उसी को लेते जाते हैं और दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। जी चरणदीप, ये बड़ी अच्छी बात कही वरुण ने। इसमें आपको पूछना चाहूंगा, ये रीसेंसी बायस आ जाता है। लास्ट पिछले 1-2 साल में अगर लोगों ने देखा होगा कि भाई मेटल कंपनीज ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, रियल एस्टेट ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और शायद लोग सोचते हैं कि अच्छा चलो फॉल आता है तो उनको लेना चाहिए क्योंकि भाई इनमें तो अच्छा ही होगा क्योंकि स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं। लेकिन आपने एक बहुत बेहतर हमें एक स्लाइड दी थी जिसमें दिखाया था आपने कि पिछली मार्केट के बुल मार्केट के रिटर्न लीडर्स जो होते हैं वो अगली मार्केट में नहीं होते हैं। अभी वरुण ने भी यही कहा कि हम सोचते रहते हैं कि भाई ये सेक्टर में लेना चाहिए, बट थोड़ा रिसर्च करके पता चले तो कुछ और हो जाता है। तो आपके हिसाब से कौन सी ये थीम्स हैं, कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है यहां से लेके अगले 2-3-4 साल में बेहतर रिटर्न्स दे सकते हैं? जी थैंक यू। मेरे ख्याल से हमको वहां रिसर्च करनी चाहिए और वहां ध्यान देना चाहिए जहां लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। जो चल चुका है, जो बढ़ चुका है, जो पिछले 8-10 सालों से जिनकी वैल्यू कीमत बहुत बढ़ गई है, जहां अर्निंग्स ग्रोथ अभी इतनी नहीं है, जहां बहुत डिस्कवर्ड हो जाता है, वहां अच्छा रिटर्न बनाना अगले 4-5-10 सालों में मुश्किल हो जाता है। उसका हेडविंड इसको बोलते हैं, इंग्लिश में आ जाता है। एक चीज जो हमें पसंद है और जो जहां हम अपना ध्यान लगाते हैं कि वैसे सेक्टर्स देखें जहां कंपनियों और सेक्टर में कमाई बढ़ रही है। तो जैसे हमने आपको पहले भी अपनी तरफ से समझाया था कि हमें लग रहा है कि इंडिया में जिस तरह से ये गवर्नमेंट ने अपने बजट निकाल रही है, हर बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और रेवेन्यू मतलब फुर्सत के खर्चे, वेस्टेड एक्सपेंडिचर कम हो रहे हैं इंडिया में, सब्सिडीज कम हो रही हैं। वो पैसा हम सब कैपेक्स में जोड़ रहे हैं। ब्रिजेस बनेंगे, रोड्स बनेंगे, प्रधानमंत्री योजनाएं आ रही हैं, हर घर नल, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ मीटर, पूरा सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान, पावर सेक्टर पे ध्यान, प्लस ज्यादा जो बिजनेस फ्रेंडली, जो व्यापारियों के लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट वो इंडिया में आ रहा है, जहां पॉलिसी स्ट्रीमलाइन हो रही है, लोग यहाँ मैन्युफैक्चर करेंगे। चाइना में जो प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी कंपनीज फायदा उठा के यहाँ इन्वेस्ट करेंगी, यहाँ फैक्ट्रियां लगाएंगी। तो हमारा व्यू है कि ये बहुत सेक्युलर ट्रेंड है। और जिस तरह से पिछले 10 साल में इंडियन, जिसको बोलते हैं इंडियन कंज्यूमर कंपनीज ने अच्छा रिटर्न दिया, हमें लग रहा है इंडियन कैपिटल गुड्स कंपनीज जो ज्यादातर इग्नोर्ड हैं, कैपिटल गुड कंपनीज, ईपीसी कंपनीज,
पावर इक्विपमेंट कंपनीज, ऐसी कंपनियों में टैलेंट और उनकी कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं और उनकी वैल्यू रिलेटिवली कम है। और अगर ये एक्चुअल थीम प्ले आउट होती है, बिल्ड इंडिया की थीम, तो वहां बहुत डिमांड आएगा, वहां वो कंपनीज की कमाई बहुत बढ़ेगी और 10 उनका वैल्यू भी बढ़ सकता है और स्टॉक में अच्छा रिटर्न। और एक चीज व्यूअर्स को बोलेंगे, ये थीम्स और ट्रेंड्स को प्ले आउट करने में 1 या 2 साल नहीं, बहुत टाइम लगता है। और वो बहुत टाइम में एक अच्छी चीज होती है, आपको एम करना चाहिए कि 5 से 10 गुना रिटर्न आए ऐसे स्टॉक्स में, अगर आप 8-10 साल होल्ड कर, तो रियल कमाई वहीं होती है। इनफैक्ट मैं आपको यही सवाल पूछने वाला था चरणदीप, कि क्या आप सोचते हैं कि ये एक शॉर्ट टर्म स्पर्ट वाला प्ले होगा, या क्या आपको लगता है कि अगर कोई शेयर जो अच्छी कंपनी को थोड़े महंगे भी ले लें तो अगले 4-5 साल का या 10 साल का रिटर्न इसकी भरपाई कर देगा? देखो, शॉर्ट टर्म में अच्छे स्टॉक्स महंगे ही होते हैं जनरली, बहुत रेयर होता है कि आपको अच्छे स्टॉक शॉर्ट टर्म में सस्ता मिले। और अगर उस कंपनी की, जैसे मैंने बोला, कमाई बढ़ रही है, अर्निंग्स ग्रोथ हो रही है और कंपनी ऑन द राइट ट्रैक इन द राइट इंडस्ट्री, जैसे हमने समझाया अभी, वो वहां आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत हाई है। जी जरूर, ओके। हमको ग्रोथ पे रहना है, वैल्यूएशन का थोड़ा कम ध्यान देंगे, पर ग्रोथ ज्यादा अच्छी आनी चाहिए जो लोगों को सरप्राइज करे, और ट्रेंड सेक्युलर होना चाहिए, फिर जाके कंपनी होती है। ओके वरुण, ये देखा गया बजट में भी और बजट के पहले भी काफी फॉरगॉटन सेक्टर्स थे जिनमें भी काफी ये गवर्नमेंट का फोकस रहा है। जैसे सडनली रेलवेज पे काफी फोकस है, वो भी ये शायद कैपेक्स स्कीम में आ जाता है, लेकिन रेलवेज पे काफी फोकस है। डिफेंस का एलोकेशन शायद इतना अच्छा नहीं था, बट फिर भी स्ट्रॉन्ग एलोकेशन है। 18% ग्रोथ कैपेक्स का हुआ आई थिंक बजट में इस बार भी डिफेंस के लिए, और 2022 की काफी स्ट्रॉन्ग थीम थी डिफेंस। तो ये थोड़े पीएसयू रिलेटेड काफी थीम्स आ गए हैं जिन पे गवर्नमेंट का फोकस हो सकता है। क्या इन पे भी निवेशकों को ध्यान देना चाहिए? क्या आप इसमें ध्यान दे रहे हैं या आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया है? जी, हम देखते सब हैं, क्योंकि ये जरूरी है कि हम हमारा दिमाग खुला रखें। नहीं तो क्या है, कई बार हम बायस हो जाते हैं कि हमको यही लेना है, पीएसयू को हाथ नहीं लगाना है। और कई बार वही कंपनियां, वही सेक्टर ऐसी होगी जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे देगी। क्योंकि अगर आप 2003 से 2007 देखें तो पीएसयू बैंक्स और पीएसयू कंपनीज ने ज्यादा पैसा कमाया था प्राइवेट से। पर हमें एक चीज का काफी ध्यान रखना चाहिए कि जो कंपनियां हम ले रहे हैं, क्या उसका कस्टमर बेस डाइवर्सिफाइड है, क्या वो एक्सपोर्ट कर रहा है, या क्या उसकी सारी अगर उसकी सेलिंग या उसका सेल्स सिर्फ गवर्नमेंट को ही हो रहा है। जैसे कई डिफेंस कंपनियों में क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट को ही सेल हो रहा है, तो उसमें थोड़ा रिस्क आ सकता है। कल को कोई भी पॉलिसी चेंज हो गई, या तो एक सिंगल कस्टमर रिस्क का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कौन सी ऐसी कंपनी है जहां पे कस्टमर्स काफी हैं, एक्सपोर्ट हो रहा है, ग्लोबली वो कंपनी को रिकग्निशन मिला है, तो वो कंपनियां अगर पीएसयू भी है तो क्या फर्क पड़ता है अगर वो अच्छे से चल रही है तो। हम हर पीएसयू को एक ही पेंट से ब्रश नहीं कर सकते कि पीएसयू मतलब अच्छे से नहीं चल रही होगी। तो मतलब जैसे हमने देखा एसबीआई, इट इज वेरी वेल रन, बहुत अच्छे से चलती है। कुछ दूसरी पीएसयूज हैं जो अच्छे से नहीं चलती है। तो सेम सेक्टर में कुछ पीएसयूज ऐसी हैं जो अच्छे से चलती है, उसकी गवर्नेंस अच्छी है, एंड दे डू अ ग्रेट जॉब इन द मार्केट प्लेस। सो वन नीड्स टू, ऐसे हम कोई भी सेक्टर या कोई भी पीएसयू को ऐसे पेंट नहीं करते हैं, वी लुक एट एवरीथिंग। पर क्या वहां पे कस्टमर रिस्क है, क्या वहां पे इंडस्ट्री रिस्क है, गवर्नमेंट रेगुलेटरी रिस्क है, क्या वहां पे इंस्टीट्यूशंस आएंगे स्टॉक लेने, वो भी इंपॉर्टेंट है। जी जरूर जरूर। आखिरी 2 सवाल वरुण, पहले आपसे पूछना चाहूंगा, चरणदीप ने बताया था कि जो अनलव्ड पॉकेट्स होते हैं उसमें भी कभी देखना चाहिए, क्योंकि अंडर ओनरशिप हो सकती है वगैरह वगैरह। लास्ट 12 महीने में अगर देखें तो एक स्पेशलिटी केमिकल्स रहा या फार्मास्यूटिकल्स रहा, वो एकदम निग्लेक्ट हो चुका है, लोगों को देखना नहीं है, अर्निंग्स ग्रोथ आ नहीं रही है, मैनेजमेंट कमेंट्री मिक्स्ड है काफी, और सप्लाई चेन इश्यूज भी हैं। क्या आपको ये कीचड़ में कोई कमल दिख रहा है? नीरज, हमें जो लगता है, और मेरी ये मतलब आई थिंक विनती है सबसे, कि एक गलती जो सब करते हैं,
जब भी कुछ स्टॉक गिरता है, कि कोई भी स्टॉक 30% गिर गया, 40% गिर गया, सबको लगता है वो सस्ता हो गया। जी। पर कई बार क्या होता है कि उसकी अर्निंग्स और फास्ट गिर रही हो, या उसका ग्रोथ नहीं आ रही है, या उसका सेक्टर पीक आउट हो गया है। जैसे आप केमिकल सेक्टर में देखेंगे 2011, 12, 13 में ये सारी कंपनियां इतनी सस्ती थी, सब सिंगल डिजिट मल्टीपल पे थी। उसके बाद पूरी एक थीम चली स्पेशलिटी केमिकल, लोगों ने अपनी कंपनियों के नाम चेंज कर लिए, काफी कुछ हुआ, और फिर 30 का मल्टीपल, 40 का मल्टीपल, 50 का मल्टीपल। तो एक रीसेंसी बायस आ गया कि हाँ ये सारी कंपनियां तो बहुत अच्छी है, और कुछ टेलविंड भी मिली सबको, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस एकदम बढ़ गए, चाइना में काफी पोल्यूशन बैन्स आ गए, तो एक सबको लगा कि ये सेक्टर हमेशा के लिए चलेगा। पर एक चीज समझना पड़ेगा कि ये B2B सेक्टर है, ये कोई कंज्यूमर सेक्टर नहीं है, राइट। इसमें भी साइकिल्स होगी। कल को चाइना वापस आ गया और आपके कमोडिटी प्राइसेस गिर गए तो रेवेन्यूज गिर जाएगी, रेवेन्यूज गिर जाएगी तो मार्जिन गिर जाएंगे, मार्जिन गिरेंगे तो अर्निंग्स आपकी डिप्रेस हो जाएगी, अर्निंग्स डिप्रेस हो गई तो मल्टीपल्स वापस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपका 40 का पी अगर 20 का पी हो गया, तो आपके स्टॉक आधा हो जाएगा, और उसमें अगर अर्निंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो इट कैन फॉल 70% ऑल्सो। सो मैं ये कहूंगा, जस्ट बिकॉज कुछ गिर गया है डजंट मीन इट इज वैल्यू। प्राइस इज प्राइस एंड वैल्यू इज वैल्यू। तो वैल्यू हम एक नए हाई पे भी मिल सकती है और वैल्यू नए लो पे भी मिल सकती है। हमें ये देखना होगा कहाँ पे अर्निंग्स एक्सेलरेट वापस होगी। तो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक इज टू बाय द लूजर्स, हाँ जी। और हम बार बार यही कहते हैं कि इंडेक्स क्यों चलता रहता है सालों साल लगातार, डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स। इंडेक्स इसलिए चलता है क्योंकि वो हमेशा अपने लूजर को बाहर निकाल देता है। आप 2008 में जाएंगे तो इंडेक्स में सुजलॉन था, यूनिटेक था, पूरे अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां थी, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा, व्हाट नॉट, IVRCL, ये सब इंडेक्स में थी, निफ्टी में। अगर आज भी वो इंडेक्स में होती तो निफ्टी कहीं नहीं बढ़ता, राइट। पर ये सारी कंपनियों को इंडेक्स ने बाहर कर दिया और नई कंपनियों को ले गया। HDFC सिर्फ 1.5% का एलोकेशन था इंडेक्स, आज 10% का एलोकेशन। तो अच्छी कंपनियों में एलोकेशन बढ़ा अपने आप, और खराब कंपनियां जो गिर रही है उसको बाहर कर दिया। सो ये हमें इंडेक्स से भी सीखना चाहिए कि हमें लूजर्स को अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकालना चाहिए और विनर्स को अंदर लाना चाहिए, ना कि कुछ गिर गया। कई लोगों का फोन आता है, अरे स्टॉक आधे हो गए, ले लेना चाहिए। तो ये हमारी बस एक ग्रीड है या टेम्पटेशन है, उससे हमें दूर रहना चाहिए, एड्रेनल से दूर रहना चाहिए। दर्शक ये समझे, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा। एक बीच में आंसर में उन्होंने एक चक्रव्यूह बता दिया हमें, और उसमें नहीं घुसना चाहिए क्योंकि अर्निंग्स फॉल, दूसरा फॉल, तीसरा फॉल। थोड़ी देर मैं भी सोच रहा था कि ये थोड़ा समझने के लिए टाइम लगेगा, तो इस आंसर को दोबारा समझें क्योंकि इससे आपके इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन में काफी फर्क आ सकता है। वरुण, इस बात के लिए धन्यवाद। चरणदीप, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा इस कॉन्वर्सेशन का, और वो ये है कि आपने जैसे बताया था एक स्लाइड में कि जो जैसे मैंने शुरू किया था ये कॉन्वर्सेशन के जो लीडर्स हैं पिछले बुल मार्केट के, वो शायद अगले बुल मार्केट के लीडर्स ना हो। तो जब ये बुल मार्केट चालू होगा, शायद हम उसके बीच में है, पता नहीं है, या तो शायद अगले 1 साल 2 साल में फुल बुल मार्केट चालू हो जाए। आपके हिसाब से कौन से वो सेक्टर्स हैं जो अगले बुल मार्केट के लीडर्स होंगे? यस जी, जैसे हमने पहले भी बताया, हमारा व्यू यही है। हम इंडिया पे तो बहुत ही बुलिश हैं जनरली। हमको लग रहा है कि इंडिया में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, और प्राइवेट कंपनीज ने भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है। और जैसे इस सेक्टर पे ध्यान बढ़ेगा और जैसे इस सेक्टर में मनी फ्लो ज्यादा जाएगा, मतलब कैपेक्स शुरू होगा, अर्निंग्स आएंगी, तो ये इन्वेस्टर्स की नजर में इनका सॉर्ट ऑफ वैल्यूएशन बढ़ती रहेगी, इनका मनी फ्लो और आता रहेगा हमारे हिसाब से। एंड लोग अभी तो सिर्फ मे बी Tier 1 कंपनीज देख रहे हैं, जैसे लार्सन एंड ट्यूब्रो हुआ, ABB हुआ, सीमेंस हुआ, हनीवेल हुआ। अभी ध्यान लोगों का सिर्फ शायद Tier 1 कंपनीज पे है, पर उसके बाद Tier 2 कंपनीज भी आएंगे, Tier 3 कंपनीज भी आएंगे, कैपिटल गुड्स में, पावर में, इक्विपमेंट में, EPC में। तो ये सेक्टर्स हमको फ्यूचरिस्टिक लगते हैं।
और हमें यहाँ लगता है कि लोगों को इन पे रिसर्च करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और यहाँ पे नई कंपनीज इमर्ज कर सकती हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं, जिनका हमने नाम भी नहीं शायद सुना। हमको 5 साल बाद सैकड़ों नाम आएंगे ऐसे जहां हमारे लिए सेकंड नेचर हो जाएंगे। तो ये एक साइकिल होता है, बेयर मार्केट या खराब बाजार में ही आपको ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो ऐसा टाइम एंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ही आपको रिसर्च करने का टाइम मिलेगा और समझने का टाइम मिलेगा कि किसकी कमाई बढ़ रही है और किसकी कमाई घट रही है। समय का इस्तेमाल करें, चरणदीप की एडवाइस। वरुण, चरणदीप, आपके साथ बहुत मजा आया बात करके। BQ प्राइम हिंदी पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आपका 2023 का साल बहुत ही कामयाब रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। और दर्शक हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।